भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम हैं जिन्होंने आतंकवाद को 150 बार कंडेम कर दिया है अभी तक, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम अपनी जुबान पे लाते नहीं बन रहा है। एक बार भी पाकिस्तान का वर्ड यूज नहीं करते हैं। आतंकवाद को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान को कंडेम नहीं करते। वो कीटाणु बम है राकेश टिकैत जैसे, जो कहते हैं कि सिंधु नदी का पानी मत रोको। क्यों? क्योंकि उधर भी किसान रहते हैं। इन कीटाणु बमों को भारत की नहीं पड़ी, वो पाकिस्तान के किसानों की पड़ी है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत के अंदर बैठे हुए जो वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो जाकर के अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ते हैं, थूकते हैं इस देश की शौर्य पे, इस देश के लिए अपने प्राण देने वाले वीरों के, उनकी यादों पे, उनकी बहादुरी पे थूकते हैं, लात मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो फौजी है वो लुंगी खींच करके देख रहा है कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। खतना हुआ है तो उसका मतलब है बंगाली मुसलमान है, खतना नहीं हुआ इसका मतलब बंगाली हिंदू है, तो उसको निकालो, उसकी औरत को निकालो, उसको रेप करो। अमन की आशा होनी चाहिए। ये अमन की आशा वाले भी कीटाणु बम है। ये वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है भारत के अंदर बैठे हुए जो हमारे आपके ऊपर फटेंगे। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है हमारे ऊपर परमाणु बम चलाने की। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपसे बातचीत हम शुरू करें। कल मैं एक डिबेट में था DD न्यूज़ के ऊपर, दूरदर्शन। अशोक श्रीवास्तव जी को आप जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रात में 9 बजे 2 टूक करके एक उनका प्रोग्राम आता है, डिबेट आती है, और वो जब भी बुलाते हैं मैं ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि भारत में इस तरह की डिबेट्स बहुत कम होती हैं जहाँ पे कोई सार्थक बहस हो रही हो, जहाँ पे एक्चुअली व्यूअर्स को कुछ समझ में आ रहा हो, जहाँ पे ऑपोजिट ओपिनियन भी हो तो कम से कम चिल्लम चोट ना हो, ठीक है, और व्यूअर्स का समय ना खराब किया जाए, व्यूअर्स का BP ना बढ़ाया जाए। तो वो जब भी बुलाते हैं मैं ज़रूर जाता हूँ। मतलब वो बड़े भाई की तरह से हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा आप लोग भी देखा करें इस तरह की जो डिबेट्स होती हैं। ये बैठ के जो मुर्गे लड़ा रहे होते हैं उनमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है, लेकिन जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिज्म कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। जर्नलिज्म इज़ अ सीरियस बिजनेस, उसको सीरियस ही रहना चाहिए। उस प्रोग्राम में मैंने एक बात बोली, मैंने उसमें कहा कि देखिए देश के लिए खतरा जो है ना, पाकिस्तान में एक पैनलिस्ट थे, वो उन्होंने बात जिक्र छेड़ दिया परमाणु बम का। मैंने कहा देखिए पाकिस्तान का जो परमाणु बम है ना, वो भारत के लिए खतरा नहीं है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, यार पाकिस्तान के परमाणु बम अगर भारत के लिए खतरा नहीं है तो किसके लिए खतरा है? हमें पता है पाकिस्तान की औकात का, हमें पता है कि वो परमाणु बम चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो इंसान वो कहीं चाइना के मार्केट में नहीं मिलता। वो इंसान माँ के पेट से लेके पैदा होता है, ठीक है। उनकी फौज में अगर इतना जिगरा होता तो खुद लड़ते, खुद कभी नहीं लड़ते। ये जो पूरा का पूरी जो इंडस्ट्री है आतंकवाद की, ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि खुद नहीं लड़ना। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था, 48 में भी नहीं लड़े, कबायलियों को भेजा। मैंने मेजर अकबर खान की आपको किताब भी दिखाई, उन्होंने बयान किया उन्होंने किया क्या कबायलियों ने आकर के, जो अफरीदी पठान थे सारे। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की जो थीरीज ज़ियाउल हक की आई, वो क्या थी? वो यही थी कि भाई हमको नहीं लड़ना, दूसरों को लड़ाना है इंडिया से। और हमारे यहाँ इतिहास है, हमारे यहाँ जो गद्दार हैं वो गद्दार हमारे घर के अंदर पैदा होते हैं ना, और उनको हम पालते भी हैं, उन्हें पोषित भी करते हैं, अपने खर्चे पे रखते हैं। हम उन्हें पोषित भी करते हैं, अपने खर्चे पे करते हैं। ये जो गद्दार है, मैंने कहा उन्हीं का जिक्र करते हुए मैंने कहा कि भारत के लिए खतरा जो है ना, भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत में बैठे हुए जो पाकिस्तानी कीटाणु बम है वो असली खतरा है भारत के लिए। दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, भारत के लिए खतरा पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा जो भारत के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी कीटाणु बम है ना, वो सबसे बड़ा खतरा है। ये कौन है कीटाणु बम? ये वो हैं जो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत में बैठे हुए वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है। जब डेविड कोलमैन हेडली भारत आता है तो उसको आकर के बताते हैं, उसको घुमा फिरा करके, कि देखो ये इजराइल, यहाँ पे यहूदी रहते हैं, ये छबाड़ हाउस है, यहाँ पे यहूदी पार्टी करने आते हैं, यहाँ पे जो हिंदू हैं ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदुओं की भीड़ मिलेगी तुमको रात में, ये फलाना ओबेरॉय होटल है, ये ताज होटल है, यहाँ पे जो यहूदी और हिंदू हैं ये आते हैं रात में डिनर करने और रिलैक्स करने के लिए। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा हिंदुस्तान में बैठे हुए वो कीटाणु बम हैं जो खच्चर चलाते हैं कश्मीर में। पैसे वो सारे हिंदुस्तानियों से कमाते हैं, हिंदुस्तानी टूरिस्ट से कमाते हैं, लेकिन खबरें ले जाकर किसको देते हैं? खबरें ले जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों को देते हैं कि जी मेरे साथ इतने 30 हिंदू हैं, जी इस बस में 40 हिंदू मैं लेके आया हूँ,
कितने हिंदुओं को मैं खच्चर पे लेके जा रहा हूँ, वो पाकिस्तानी कीटाणु बम भारत के लिए ज़्यादा खतरा है। भारत के लिए पाकिस्तान के परमाणु बम खतरा नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम है जो रोज़ ये बोल रहे होते हैं कि जी मोदी ने देश बेच दिया है। खुद के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया है। वो कहते हैं जी उनको सर्जिकल स्ट्राइक से मतलब नहीं है। ये वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो कहते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इस मौके पे जब 27 लोग मारे गए कोल्ड ब्लड में, और भारत के अंदर बैठे हुए वो राजनेता, मैं देख रहा था अखिलेश यादव ने उस लड़की का वीडियो चलाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद अपने मुंह से नहीं बोला, उसने मजाक उड़ाया भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स का, उसने मजाक उड़ाया भारत के सैनिकों का, उनके शौर्य का। ये जो भारत के अंदर बैठे हुए, देखिए मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता हूं, मजबूर किया जाता है इस तरह की हरकतें करके। भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम है जिन्होंने आतंकवाद को 150 बार कंडेम कर दिया है अभी तक, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम अपनी जुबान पे लाते नहीं बन रहा है। एक बार भी पाकिस्तान का वर्ड यूज नहीं करते हैं। आतंकवाद को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान को कंडेम नहीं करते। भारतीय खतरा पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत के अंदर बैठे हुए वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो फारूक अब्दुल्ला की तरह कहते हैं कि हुआ तो हुआ, और हुआ तो हुआ किस बात पे बोलते हैं? कश्मीरी हिंदुओं के जनसंहार पे। उनसे अमन चोपड़ा ने पूछा कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके राज में जो है कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार हुआ, उनका पलायन हुआ, तो कहता हुआ तो हुआ। सोचिए आप, गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मरे थे, वहां पे मरे हुए 2000 मुसलमानों का मातम आज तक छाती पीट करके करते हैं। उन 2000 मुसलमानों की मौत का मातम आज तक किया जाता है, लेकिन लाखों के तादाद में हिंदू निकाल दिए गए, हजारों की तादाद में हिंदुओं का जनसंहार हो गया, गिरजा टिक्कू को रेप करके आरा मशीन से काट दिया गया, और फारूक अब्दुल्ला बैठ के बोलता है हुआ तो हुआ। तो भारत के लिए खतरा पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं है, फारूक अब्दुल्ला जैसे कीटाणु बम है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत में बैठे हुए वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है कि जब लोग निकल के सड़क पे पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। देश भर के अलग अलग फुटपाथों पे इजराइल का झंडा चिपकाने वाले, जब भारत वहां पे पाकिस्तान का झंडा चिपकाने जाता है मुंबई के सांता क्रूज में फुटपाथ के ऊपर, तो उसको पकड़ के मारते हैं उन लोगों को। औरतें आकर के प्रोटेस्ट करती हैं बुर्का पहनी हुई, वो लड़ाई करती हैं। ये भारत के अंदर जो बैठे हुए कीटाणु बम है, ये भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, पाकिस्तान के वो कीटाणु बम है जो भारत में रहते हैं, जो हर उस मुसलमान को जो अगर राष्ट्रवादी होता है, अगर वो बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी अगर वो फॉलो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कौम का गद्दार बोलते हैं, उसको गुमराह बोलते हैं, उसको मुर्तद बताते हैं। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, ये पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो भारत के अंदर रहते हैं। भारत के लिए खतरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भारत के अंदर रहने वाले वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो ये कहते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लामी आतंकवाद या जिहाद नहीं है, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मसला है। राष्ट्रवाद की विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टेररिज्म इज नॉट द प्रॉब्लम, नेशनलिज्म इज द प्रॉब्लम। ये वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो भारत के लिए पाकिस्तानी परमाणु बम से कहीं बड़ा खतरा है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, भारत के अंदर बैठे हुए वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेकर के आए हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं, और उन्हें यूएस का जो पैट्रियट एक्ट है जो 9/11 के बाद वहां लागू किया गया टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर आतंकवाद का समर्थन करने वाला भी कोई है तो उसको भी देश के दुश्मन की तरह से ट्रीट किया जाएगा, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत में क्या कहते हैं, जो ट्रीजन का, जो गद्दारी का कानून है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसको भी हटाने की मांग करते हैं। कहते हैं देश में गद्दारी का कानून ही नहीं होना चाहिए, यानी इस देश में गद्दारी करने का लाइसेंस जो है सबके पास होना चाहिए, और इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स देते हैं बैठ करके टेलीविजनों के ऊपर। वो जो कीटाणु बम है भारत के अंदर बैठे हुए, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के परमाणु बम से। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम है जिन्हें 1400 साल पहले हसन और हुसैन का कत्ल जब यजीद ने किया, उसका मातम आज तक छाती पीट पीट करके सड़कों पे मनाते हैं हर साल। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार उनके लिए कोई इशू नहीं है, हुआ तो हुआ। इस देश में डिस्कशन नहीं होते हैं, डिबेट नहीं होती हैं। जरा आप निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए कि गुजरात के ऊपर इस देश में कितनी डिबेट्स हुई हैं, गुजरात दंगों के ऊपर, और हजारों की तादाद में जो हिंदू मारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनकी आज तक वो वापस नहीं जा पाए और कभी जा भी नहीं पाएंगे, कभी जा भी नहीं पाएंगे। वहां का जो मुसलमान है वो उनको नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते। बहुत सारे कश्मीरी हिंदू रहते हैं ना, कश्मीरी हिंदू जो है वो मेजोरिटी जो है वो एक वेल टू डू क्लास है, उनकी लॉबी दुनिया में भी बहुत स्ट्रांग है, वो दुनिया के अलग अलग देशों में है
और अपनी मेहनत से है, उनको किसी ने कुछ दिया नहीं है, किसी का फेवर से नहीं गए, अपनी मेहनत से गए, काबिल थे, पढ़े लिखे थे हमेशा से, तो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के बसे हुए हैं, बहुत वेल कनेक्टेड क्लास है। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है अपना घर वापस बनवाने का, है, लेकिन उनको पता है वो जिस दिन वापस जाएंगे उनका पड़ोसी ही उनकी खबरें जो है ना वो पाकिस्तानियों को देगा। आपने देखा है ना, खच्चर वालों ने ही बताया ना, उन्हीं टूरिस्ट गाइड्स ने बताया ना उनको, आतंकवादियों को, कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, कितने हिंदू आए। जिनसे पैसा कमा रहे हैं उनके सगे नहीं है, जिनसे पैसा कमा रहे हैं उनके सगे नहीं है। ये तो जो कश्मीरी हिंदू जाएगा ये तो कुछ पैसा भी नहीं देगा उनको, तो सोचिए इनकी खबरें कहाँ कहाँ देंगे। और ये उस जो कश्मीरी हिंदू है उसको मालूम है, वो भले ही उसको पब्लिकली बोले ना, उसके दिल के कोने में कहीं उसको पता है ये चीज़, इसलिए वो वापस नहीं जाता। वो अपना वेकेशन होम के नाम पे ही नहीं बनवा रहा घर अपना, चलो वेकेशन होम के नाम पे ही बनवा दे। तो भारत के अंदर जो बैठे हुए वो कीटाणु बम है ना, वो कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है। फारूक अब्दुल्ला जैसे और महबूब मुफ्ती जैसी जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना कश्मीर के, ये मक्का मदीना में जाके हाथ में आबे जमजम लेकर के भी अगर आपसे कोई बात कहे ना, भरोसा मत कीजिएगा। इनको कई बार प्रेजेंट किया जाता है कि ये कोई नए राष्ट्रवादी आ गए, अगर मोदी की तारीफ कर दी तो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनका तो सुधार हो गया। वो कभी नहीं सुधरेंगे। उसका बाप ब्लैकमेलर था, खुद फारूक अब्दुल्ला ब्लैकमेलर है, उसका बेटा भी ब्लैकमेलर है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ब्लैकमेल पे चलते हुए लोग आए हैं। इंडियन स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए। उस कॉन्फ्लिक्ट की कॉटेज इंडस्ट्री के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो। फारूक अब्दुल्ला के बारे में तो मैं क्या मैं बताऊं, छोड़ दीजिए। अब मैं तो रहा हूं ना वहाँ पे, मुझे पता है वो क्या क्या करते हैं। फारूक अब्दुल्ला की रग रग से वाकिफ हैं। के बाप ने, शेख अब्दुल्ला ने किताब लिखी थी आतिश शिनार, पढ़िएगा वो किताब। वो कोई लीडर नहीं था, उसको लीडर बनाया गया। महाराजा हरि सिंह की पीठ में इंडियन स्टेट ने, हम हिंदुस्तानियों ने खंजर घोंपा। जो एक देशभक्त था उसको गद्दार बताया, लोगों से बताया कि महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। सबसे बड़ा झूठ। महाराजा हरि सिंह जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वहां गए, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की, इंडियन इंडिपेंडेंस की बात कही वहां इंग्लैंड जाकर के। उसको बता दिया कि ये गद्दार है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। सोचिए आप। और हीरो किसको बनाया? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर दे दिया प्लेटर पे रख के, और महाराजा हरि सिंह को उनकी ही रियासत से देश निकाला दे दिया कि वापस कभी जम्मू कश्मीर नहीं आ सकते। ये किया है हमारे देश ने, महाराजा हरि सिंह। हम ये करते हैं अपने देशभक्तों के साथ। हम पालते किनको हैं? हम इन कीटाणु बमों को पालते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी पालते रहते हैं। और बोलते कुछ नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम कहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना हो जाएं। पॉलिटिकल करेक्टनेस सबसे पहले बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल करेक्टनेस ने इस देश में इतने लाखों करोड़ों की तादाद में कीटाणु बम हमने खुद अपने हाथों से पैदा किए हुए हैं। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत के अंदर बैठे हुए जो वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो जाकर के अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ते हैं, थूकते हैं इस देश की शौर्य पे, इस देश के लिए अपने प्राण देने वाले वीरों के, उनकी यादों पे, उनकी बहादुरी पे थूकते हैं, लात मारते हैं। कहाँ है वो? हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। किसने बनाया है उनको? हमने खुद बनाया है अपने हाथों से। भारत के लिए खतरा पाकिस्तानी परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा शर्जील इमाम जैसे कीटाणु बम है, जो ये कहते हैं कि चिकन नेक को काट दो और जो 7 सिस्टर्स हैं उनको इंडिया से अलग कर दो। भारत के लिए खतरा वो कीटाणु बम है, और उनकी रिहाई की वकालत जो है हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स वीलॉग बना करके करते हैं, और मिलियंस में उनको हम लोग जाकर के देखते हैं। कभी जाकर के रवीश कुमार और उनके व्यूज देखिए। वो खुद भी एक कीटाणु बम है, और उसके देखने वाले भी सारे कीटाणु बम है। वो उसी कीटाणु बम की विचारधारा को पाल रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं और फैला रहे हैं। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम बिल्कुल भी नहीं है। भारत के लिए खतरा हिंदुस्तान में पल रहे वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है जो नक्सलवाद की विचारधारा को बढ़ाने वाले, उसको एडवोकेट करने वाले, जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड भारत के विश्वविद्यालयों में पहुंचाए, जिन्होंने प्रोफेसर बना करके, उन्होंने जेएनयू, पुणे, हैदराबाद, अलग अलग शहरों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जादवपुर में उन्होंने गढ़ बनाया उन विश्वविद्यालयों का। किस चीज का गढ़? नक्सलवाद का। नक्सलवाद को पोषित करने का। उस नक्सलवाद को जो एक एक बार में 30 सीआरपीएफ के जवान मारता है। हमारे आपके भाई, हमारे आपके बेटे तो हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं। एक आम फौजी की क्या दुश्मनी है पाकिस्तान से? वो जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसकी कोई भैंस खोलने गया था कि जो सामने पाकिस्तानी खड़ा है उसके बॉर्डर पे? उसका नाम भी नहीं जानता होगा, वो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानता है। अगर वर्दी ना पहने तो पहचान भी नहीं पाएगा ये कौन है। उसकी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है। वो मेरे आपके लिए लड़ रहा है वहां। उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं गली का गुंडा। संदीप दीक्षित ने कहा, शीला दीक्षित के बेटे ने, कांग्रेस के नेता है, भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा
संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस के वो नेता हैं, ये कीटाणु बम हैं जो जनरल बिपिन रावत को बोलते हैं कि गली का गुंडा है, भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा बोलते हैं। ये कीटाणु बम ज्यादा खतरनाक है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए खतरा भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम है जिन्होंने तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली को दर्जनों बार इंडिया के वीजे दिए, ये जानते हुए कि वो अमेरिका से इंडिया आते हैं और फिर इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, फिर पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं। ये पैटर्न अपने आप में कितना डूबियस है, लेकिन इसके बावजूद उनको बार बार वीजे मिलते रहे। कौन था वो सरकार में बैठा हुआ जो इनको बार बार वीजे दिलवा रहा था? कौन था? ये जो कीटाणु बम है ये ज्यादा खतरनाक है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भारत के अंदर बैठे हुए वो कीटाणु बम है राकेश टिकैत जैसे, जो कहते हैं कि सिंधु नदी का पानी मत रोको। क्यों? क्योंकि उधर भी किसान रहते हैं। इन कीटाणु बमों को भारत की नहीं पड़ी, इनको पाकिस्तान के किसानों की पड़ी है। अब आप सोच लीजिए, हमारे जैसे लोग जब राकेश टिकैत को और इनके जैसे लोगों को जब हम बोल रहे थे कि ये आतंकवादी हैं, तो कहते थे अरे यार आप हर चीज में नेशनल सिक्योरिटी घुसा देते हैं। आप स्टेटमेंट सुन लीजिए ना, उसने खुद आपको सबूत दिया है। कहता है पाकिस्तान का पानी मत रोको, पाकिस्तान की बेटिंग ये कर रहे हैं यहाँ बैठ के। लाल किले पे चढ़ करके इंडिया का झंडा उतारना ये काम किसान का नहीं है। किसान तो इस देश से, इस देश की मिट्टी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति है। इस देश की फौज में 80% जो फौजी हैं वो किसान अपने बेटे भेजता है। 80% फौजी इस देश में जो किसान के बेटे। बिजनेसमैन अपना बेटा नहीं भेजता फौज में। जो लखपति है, जो करोड़पति है, वो अपने बेटे नहीं भेजता, किसान भेजता है अपने बेटे, क्योंकि उस इस मिट्टी की, जमीन की वैल्यू को समझता है। ये लाल किले पर चढ़ने वाले कोई किसान थे क्या? हम यही बात उस समय भी कह रहे थे। उस समय कहते यार आप एक तो पॉलिटिकल पार्टी का आप एजेंडा पुल कर रहे हैं यार, उस वो भाड़ चूल्हे भाड़ में जाए वो पॉलिटिकल पार्टी। यार मेरा क्या लेना देना उस पॉलिटिकल पार्टी से? मैं कोई प्रवक्ता हूं? मेरा लेना देना इस देश है। ये देश है तो हम है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी है। और खुद उस जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसकी खुद की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसका नारा स्लोगन क्या है? पहले देश फिर दल और सेल्फ लास्ट। ये वो उस पार्टी की विचारधारा, अगर वो पार्टी की अगर उस विचारधारा को कांग्रेस अपना ले तो मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट कर दूंगा। समाजवादी पार्टी अपना ले, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दूंगा, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। लेकिन उनका क्या है? वो खड़े होते हैं टिकैत के साथ, वो खड़े होते हैं उन अमन की आशा वालों के साथ जो क्रिकेट डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं। उस क्रिकेट डिप्लोमेसी में जिसको जियाउल हक ने शुरू किया। किस लिए? पंजाब में आतंकवाद के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए 40-40, 50-50 हजार लोगों को इंडिया के वीजे दिए गए पाकिस्तानियों को। उसमें से कितने सैकड़ों हजारों थे जो कभी वापस नहीं गए, और फिर उन्होंने ही सर पे पगड़ी बांध करके हिंदुओं को उतार करके और आईडी कार्ड देख करके उनको गोलियां मारी। ये कश्मीर में जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान फौज की बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। ये काम ये बांग्लादेश में करते थे। बांग्लादेश में लोगों के लुंगियां उतरवा करके देखते थे खतना हुआ है कि नहीं। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं, आप ढाका म्यूजियम में जाइए, आपको वहां पे दिख जाएंगी तस्वीरें। पाकिस्तान आर्मी का जो फौजी है वो लुंगी खींच करके देख रहा है कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। खतना हुआ है तो उसका मतलब है बंगाली मुसलमान है, खतना नहीं हुआ इसका मतलब बंगाली हिंदू है, तो उसको निकालो, इसकी औरत को निकालो, उसको रेप करो। जो ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में तब के, तो ये पुराना काम है उनका, पुराना मोडस ऑपरेंडी है। यही काम उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया, वही काम उन्होंने पंजाब में किया। और ये जो बात की जा रही है कि कश्मीर में जो हुआ ये पहली बार हुआ, पहली बार हुआ है। टीका लाल टपलू, गिरजा टिक्कू, मतलब इतने दर्जनों नाम मैं आपको दे सकता हूं। ये जो सैकड़ों हजारों हिंदू मारा गया वो बिना नाम पूछे, बिना धर्म पूछे मारा गया था। ये पाकिस्तान फौज की पुरानी टैक्टिक्स है। उसको डिफेंड करने वाले कहते नहीं, अमन की आशा होनी चाहिए। ये अमन की आशा वाले भी कीटाणु बम है। ये वो पाकिस्तानी कीटाणु बम है भारत के अंदर बैठे हुए जो हमारे आपके ऊपर फटेंगे। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है हमारे ऊपर परमाणु बम चलाने की, ये कीटाणु बम ही काफी हैं और यही मार रहे हैं आपको। केरल के मल्लापुरम से लेकर के कश्मीर तक, बंगाल से लेकर के गुजरात तक और कलकत्ता से लेकर के मुंबई तक, आपको पैटर्न में कहीं कोई चेंज दिखाई देता है? कोई अंतर दिखाई देता है आपको इन कीटाणु बमों की हरकतों में? केरल में जो हिंदू मारे गए, जिनके हाथ काटे गए, उनके बलात्कार हुए, उनका जो जनसंहार हुआ, जो मोपला मुसलमानों ने किया केरल में, उन्होंने नाम और धर्म पूछे बिना किया था। ये वो विचारधारा है जो विचारधारा को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करती। कोई मुसलमान, अभी वो जहक को आप जानते हैं, जहक तनवीर को, डिफेंस ऑफेंस पे हमने उनको इंट्रोड्यूस किया था, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उसको कल हैदराबाद की मस्जिद में सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया वो अपने 12 साल के बेटे के साथ, उसको वहां रोक लिया और बोला कि तुम्हारे साथ करेंगे, तुमको मालूम नहीं है अभी। बोलता है भाई क्या तकलीफ है? तो कहता है तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जहक तनवीर हैं, कभी ले आऊंगा उनको प्रोग्राम पे। कहता तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो, तुमको बताएंगे हम, तुम्हारे साथ हम वो करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। 12 साल के बच्चे के साथ था वो, अपने बेटे के साथ। इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही फजर की नमाज पढ़ने, मस्जिद में ही हरकतें हैं इनकी। वो मस्जिद किसकी है? उस पर कब्जा किसका है? MIM का।
ओवैसी माइक पे क्या बोल रहा है? ओवैसी माइक पे ये बोल रहा है कि पाकिस्तान को ये करो, पाकिस्तान के साथ वो कर दो, दुनिया भर। वो क्यों कर रहा है? आपको हमको मूर्ख बनाने के लिए। उसके लोग, उसका जो काडर है, उसके जो वर्कर्स हैं, वो मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? वो ज़हाक तनवीर को के पीछे पड़े हुए हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलते हो? तुमको हम बताते हैं। ये वो कीटाणु बम है। इनको इस बात से तकलीफ है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मैं ज़्यादा और नहीं बोलूंगा, बस आपको ये बता रहा हूं, इन कीटाणु बमों को पहचानिए। राजनीति वाजनीति कुछ नहीं है, ये वास्तविकताएं हैं, ये रियलिटीज़ हैं। मेरा कोई लेना नहीं बीजेपी से। बीजेपी जीत जाती है तो मुझे क्या दे देती है, और हार जाएगी तो मेरा क्या चला जाएगा? कुछ नहीं। मेरा बीजेपी से 2 पैसे का लेना देना नहीं है। प्रदीप को आप जानते हैं, प्रदीप मेरे प्रोग्राम पे आता है। क्यों? मेरी प्रदीप की दोस्ती जब वो बीजेपी में नहीं था तब से है। जब वो सेफोलॉजी करता था तब से जानता हूं मैं प्रदीप को। मेरी तब की दोस्ती है। 10 साल हो गए। आप इस अजम्पशन में मत जाइए कि क्योंकि प्रदीप आता है इसलिए मैं बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं बीजेपी के कोई दूसरी पार्टी आ जाए यार, जो देश की बात करे, जो राष्ट्रवाद की बात करे, आप उसके साथ खड़े होइए। कहते हैं जी जातिगत जनगणना। यार जाति इस देश की रियलिटी है कि नहीं है? लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं या नहीं देते हैं? आप खुद एक समाज के तौर पे जाति से ऊपर उठेंगे नहीं। आप खुद, मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं लेकिन बात गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना कि यही सर्जिकल स्ट्राइक है इनकी जातिगत जनगणना जो है। इस देश में लोग जाति के ऊपर वोट देते हैं या नहीं देते हैं? अगर आप एक हिंदू समाज के तौर पे, अगर आप जाति से ऊपर नहीं उठ पाए आज तक, आप आज भी अपनी जाति पे वोट देते हैं, आप अपनी विचारधारा पे वोट नहीं देते, तो बीजेपी कोई एनजीओ तो नहीं है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। जातिगत जनगणना के ऊपर भाई उनको नुकसान हुआ पिछले इलेक्शन में, तो अगले इलेक्शन में भाई नुकसान ना हो इसके लिए वो कराएंगे। आपने जाति से ऊपर उठ के वोट दिया होता तो नहीं होती ये चीज, लेकिन आप खुद उठेंगे नहीं। एक आदमी आया है, वो कुछ काम कर रहा है, उसकी जान के पीछे पड़ जाओ, मार डालो, पका के खा लो उसको, खुश हो जाओगे। चलिए, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।